क्लासिकल मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे। हम देखेंगे कि क्लासिकल मैकेनिक्स कैसे न्यूटन की मैकेनिक्स से अलग है। अभी तक हम क्लास 12 तक न्यूटन की मैकेनिक्स को पढ़ते आए, न्यूटन फिजिक्स को पढ़ते हुए आए, लेकिन इस क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन मैकेनिक्स के अलावा लैग्रांजियन मैकेनिक्स और हैमिल्टनियन मैकेनिक्स भी शामिल होती है। तो हम देखेंगे कि ये किस तरीके से अलग होती है न्यूटनियन मैकेनिक्स से और किस तरीके से इजी होती है न्यूटनियन मैकेनिक्स से। तो पहले अगर डेफिनेशन की बात करें तो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक बॉडी। मैक्रोस्कोपिक का मतलब बच्चों होता है कि बड़े ऑब्जेक्ट। माइक्रोस्कोपिक की अगर हम बात करते हैं तो वो बहुत छोटे ऑब्जेक्ट, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन एक्सेट्रा। लेकिन हम यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बड़े होंगे, बड़े का मतलब यहाँ से ये नहीं है कि वो मून हो या अर्थ हो, हमारी डेली लाइफ के जो ऑब्जेक्ट होंगे हम उनको बोलेंगे मैक्रोस्कोपिक बॉडी। उनके मोशन को स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो it is the branch of physics in which we study of motion of microscopic body। ठीक है बच्चों, तो ये तो होगी डेफिनेशन की बात। बच्चों क्लासिकल मैकेनिक्स की अगर हम बात करें, पहले देखो मैकेनिक्स जो टर्म है मैकेनिक्स, ये कहाँ से आई, क्या होता है मैकेनिक्स का मतलब। बच्चों देखो बच्चों मैकेनिक्स सिंपली अगर हम शॉर्ट में बताएं, इट इज स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फिजिकल बॉडी। बच्चों किस तरीके से ये डेफिनेशन क्लासिकल मैकेनिक्स की डेफिनेशन से अलग है। बच्चों यहाँ पर हमने यूज किया था मैक्रोस्कोपिक बॉडी, अब यहाँ पर हमने यूज करें फिजिकल बॉडी। फिजिकल बॉडी में हमारी सब टाइप्स की बॉडी आ जाते हैं, चाहे वो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी हो, चाहे वो डेली लाइफ की बॉडी हो हमारी, या माइक्रोस्कोपिक बॉडी हो। तो साइज के हिसाब से मैकेनिक्स को हम 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं बच्चों। देखो फर्स्ट, मान लीजिए हम अभी साइज के हिसाब से बात, साइज के हिसाब से बच्चों जैसे मून हो गया हमारा, अर्थ हो गई, सन हो गया, या कोई भी बड़ी बॉडी होती है, इनकी जब हम स्टडी करते हैं बच्चों तो वो हमारी आती है एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स में। एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स या मैकेनिक्स। ठीक है बच्चों, इसके बाद मैं भी बता था डेली लाइफ की जो बॉडी होती है हमारी, डेली लाइफ की जैसे मान लो कार हो गई, ठीक है, हम खुद हो गए, कार, ट्रेन, एरोप्लेन, डेली ये जो हमारे वर्ल्ड में आती है, आवर वर्ल्ड, इनकी स्टडी हम बच्चों करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में या क्लासिकल फिजिक्स में। मैं फिजिक्स बोल रहा हूँ या मैकेनिक्स बोलता हूँ तो एक ही बात है बच्चों। थर्ड हमारा टाइप होता है बच्चों, जैसे हम इलेक्ट्रॉन की बात कर ले, प्रोटॉन की बात करें, या एटम या फोटोन, ये सब जो आते हैं इनकी स्टडी या इनके मोशन की जब हम स्टडी करते हैं, ये हमारी आती है बच्चों क्वांटम फिजिक्स में। क्वांटम फिजिक्स में हमें स्टडी करनी है बच्चों क्लासिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल फिजिक्स। हमारा एम इस सीरीज का क्लासिकल मैकेनिक्स पर स्टडी करना है, तो हम इसी को लेके चलेंगे। तो अब आपको पता चल गई ये सब चीजें कहाँ से आई, क्लासिकल मैकेनिक्स कहाँ से आई। तो हमें ये मैकेनिक्स से आई, हम इसमें जो हमारी डेली लाइफ की बॉडीज हैं या हमारे वर्ल्ड की जो बॉडीज हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, उनके मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, उनकी इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएंगे। वो सब किस में आएंगे, हमारी क्लासिकल फिजिक्स में। ठीक है,
मिटा दो ये। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स। बच्चों अभी तक अगर हम फिजिक्स की बात करें, अभी तक हमने क्लास 12 तक देखा था किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है, वो चल रही है, वो कितनी वेलोसिटी से चल रही है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो ये सब चीजें हमने देखी थी न्यूटन की फिजिक्स में बच्चों। लेकिन लेकिन इस न्यूटन फिजिक्स के अलावा भी और भी टर्म्स है हमारी, लैग्रांजियन फिजिक्स है या लैग्रांजियन मैकेनिक्स है, और दूसरी हैमिल्टनियन है। तो इनके बारे में हम मेनली इनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम देख लेते हैं कि लैग्रांजियन और हैमिल्टनियन किस तरीके से न्यूटन मैकेनिक्स से अलग है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले इन तीनों में डिफरेंस देखते हैं। दूसरी हमारी क्या है, लैग्रांजियन। थर्ड है हमारी हैमिल्टनियन। तो न्यूटन की जो फिजिक्स है, न्यूटन की जो फिजिक्स है, हम उसमें जो फोर्स है, डिस्टेंस है, वेलोसिटी है, इन सब की जो इक्वेशंस बनाते हैं, उसमें जो सेंट्रल होता है वो होता है जो वेक्टर। हम वेक्टर की टर्म में ही हम पढ़ते हैं ये सारी चीजें, ये आपको पता ही है। दूसरा ये सेंट्रलाइज होता है किस पर, फोर्स पर। हम फोर्स को सेंटर मानकर इस फिजिक्स को पढ़ते हैं, न्यूटन की फिजिक्स को। हम सब कुछ उसकी इक्वेशंस बनाते हैं, वहां पे कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, फोर्स। ठीक है बच्चों, दूसरी बात, हम यहाँ पर न्यूटन के लॉ पढ़ते हैं, न्यूटन्स लॉ। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था, फर्स्ट लॉ, इसमें हमने देखा था लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में, लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है बच्चों, लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है कि कोई बॉडी जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहना चाहती है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। जैसे कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। कोई बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगी जब तक उसको रोकने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। या कोई भी बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो ये सब चीजें हमने कहाँ पर देखी थी, न्यूटन के फर्स्ट लॉ में। सेकंड लॉ में हमने देखा था बच्चों, सेकंड लॉ में हमने देखा था कि जो फोर्स होता है वो dp बाई dt के बराबर होता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं ma के बराबर होता है। किसी भी बॉडी पर जो फोर्स, अप्लाइड फोर्स होता है, वो किसके बराबर होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम का डेरिवेटिव के बराबर। ठीक है, और ma के बराबर होता है। तो इसका मतलब यही है कि जब तक किसी बॉडी पर आप फोर्स नहीं लगाओगे तब तक वो एक्सेलरेट नहीं करेगी। ठीक है, और जो फोर्स लगेगा उसका जो रिलेशन होगा एक्सेलरेशन का, वो क्या होगा, F इक्वल टू ma। थर्ड लॉ में हमने देखा था, थर्ड लॉ में देखा था कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, अपोजिट रिएक्शन। दैट इज F12 इक्वल टू माइनस F21 के। याद होगा ये कि अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो उतना ही फोर्स वो बॉडी हमारे ऊपर लगाएगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ये सब चीजें हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है बच्चों, ये सब चीजें हमने 12 तक पढ़ी थी न्यूटन की फिजिक्स में। लेकिन लेकिन अब बात करें हम अपने लैग्रांजियन की। लैग्रांजियन में क्या होता है बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर ये जो बेस्ड होगी, ये स्केलर क्वांटिटी पर बेस्ड होगी। दूसरा, दूसरी अगर हम बात करें, ये एनर्जी पर बेस्ड होगी,
या इसमें सेंट्रलाइज एनर्जी होगी, यहाँ पर सेंट्रलाइज फोर्स होता है, यहाँ पर एनर्जी होगी। ठीक है बच्चों। थर्ड, इसकी इक्वेशन की बात करें बच्चों, लैग्रांजियन को अगर हम कैसे डिनोट करते हैं, L इक्वल टू, या हम कहें L फंक्शन है क्यू आई का, क्यू आई डॉट का, बच्चों अभी इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, और टी का। L फंक्शन होगा जनरलाइज वेक्टर क्यू आई का, क्यू डॉट आई का और टी का। और तीसरी बात, ये जो L होता है ये हमारा होता है बच्चों T माइनस V। व्हाट इज T? Here T is kinetic energy and V is potential energy। बच्चों अगर हम यूनिट की बात करें L की, तो ये जरूरी नहीं कि इसकी यूनिट जूल होगी, क्योंकि एनर्जी की यूनिट जूल होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि L की यूनिट जूल होगी। ये चीज हम बाद में डिस्कस करेंगे। तीसरी बात अगर हम बात करें बच्चों, यहाँ पर हमने जो ये सब काम किया था, ये जो सब काम किया था, ये हमने काम किया था बच्चों कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। याद है आपको, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम काम करते थे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमारे पास एक्स वाई जेड होता था। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, लैग्रांजियन की बात करें, तो इसमें हम कार्टेशियन में भी काम कर सकते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी काम कर सकते हैं, और पोलर कोऑर्डिनेट में भी काम कर सकते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट बच्चों आपको पता होगा दो टाइप के होते हैं, एक सिलेंड्रिकल, चलो अभी बता दूंगा, ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट और एक स्फेरिकल, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। ठीक है बच्चों। और तीसरी बात अगर हम बात करें इसकी इक्वेशन की, तो हम बच्चों इसको लिखते हैं d बाय डी टी एल कर्ली क्यू डॉट आई माइनस कर्ली एल अपॉन डी टी इक्वल टू 0। बच्चों ये इक्वेशन होती है हमारी लैग्रांजियन की। यहाँ पर L क्या है, लैग्रांजियन है, और Q डॉट क्या है, मैंने भी बताया था Q डॉट। ये बच्चों डॉट जो होता है, हम किसी भी वैसे यहाँ पे पोजीशन है, इसके ऊपर या डॉट लगा दे तो इसका मतलब होता है कि इसका हमने डेरिवेटिव कर दिया, तो इसका मतलब ये क्या बन गई, वेलोसिटी। वेलोसिटी के ऊपर अगर डॉट लगा दे तो ये क्या बन जाता है, हमारा एक्सेलरेशन। तो डॉट का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव। और कुछ बुकों में इसको इस तरीके से भी लिख देते हैं, करली डी बाई डी टी इक्वल माइनस डी बाई डी टी करली डी बाई डी टी इक्वल टू 0। ये वाली टर्म इधर आ गई और ये वाली टर्म इधर आ गई। एक ही बात है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी है, चाहे a माइनस बी इक्वल टू 0 करो या b माइनस a इक्वल टू 0 करो। जैसे आप 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 आएगा, या a माइनस बी इक्वल टू 0 आएगा। 0 क्यों आ रहा है, दोनों टर्म्स एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है, तभी तो 0 आ रहा है। इसी तरीके से b माइनस a भी 0 आएगा। तो चाहे ये पढ़ो चाहे ये पढ़ो, एक ही बात होगी। ठीक है बच्चों, दिख रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं हैमिल्टनियन मैकेनिक्स की। हैमिल्टनियन मैकेनिक्स में बच्चों हम जो हैमिल्टनियन की अगर हम बात करें, तो हैमिल्टनियन मैकेनिक्स भी हमारी स्केलर क्वांटिटी पे बेस्ड होती है, और ये भी हमारी एनर्जी सेंट्रलाइज्ड होती है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये भी हमारी स्केलर क्वांटिटी पे बेस्ड होगी, और इसमें भी हम एनर्जी को सेंट्रलाइज लेके चलेंगे। ठीक है, दूसरी बात, जैसे हमने देखा था L
लैग्रांजियन इज इक्वल टू होता है टी माइनस वी के, लेकिन यहाँ पर एच, हैमिल्टनियन को हम एच से डिनोट करेंगे। एच होता है टोटल सम ऑफ एनर्जी के, टी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एंड वी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। और इसकी इक्वेशन की बात करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो एच होता है फंक्शन होता है हमारा क्यू आई पी आई और टी का। यहाँ पर Q मैंने अभी बताया था आपको पोजीशन है, और P क्या है, मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है, और T क्या है, टाइम है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर Q डॉट और T था, और इसकी इक्वेशन की बात करें तो इसकी इक्वेशन हमारी बनेगी बच्चों, H इज इक्वल टू होता है समीशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 I इज इक्वल टू n P I Q I माइनस L, ये इसकी इक्वेशन होती है। दूसरी, इन दोनों के रिलेशन की अगर हम बात करें, L और T के बीच, L और H के बीच में रिलेशन की बात करें तो बच्चों हमारा d बाई डी टी ऑफ H इक्वल टू होता है माइनस करली T एंड L। ये इनके बीच में रिलेशन होता है हैमिल्टनियन फंक्शन और लैग्रांजियन फंक्शन के बीच में। ठीक है बच्चों, अब हैमिल्टनियन और लैग्रांजियन की अगर हम बात करें तो हैमिल्टनियन को ज्यादा प्रेफरेंस इसलिए दी जाती है बच्चों कि इसमें हम क्वांटम मैकेनिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इसके द्वारा क्वांटम मैकेनिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम डबल डेरिवेटिव पे काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंगल डेरिवेटिव से उनको करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। अब बच्चों आपने तीनों मैकेनिक्स को देखा, न्यूटनियन मैकेनिक्स, लैग्रांजियन एंड हैमिल्टनियन, लेकिन हम अगर देखें कि हमें जरूरत क्या पड़ी इन दो की, जब हमारे पास न्यूटनियन थी तो बच्चों न्यूटनियन जो मैकेनिक्स थी वो हमारी सिंपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर हम डबल प्रॉब्लम सॉल्यूशन की बात करें तो वो हमारे लिए जो थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। यहाँ पर हम सिंगल पार्टिकल पे कोई फोर्स लग रहा है, वो कितना मूव करेगा कितना नहीं करेगा, तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर हम ज्यादा पार्टिकल लें तो उनकी कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हमें लैग्रांजियन और हैमिल्टनियन की हेल्प से उन प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देखो, यहाँ से मान लेते हैं एक सिंपल पेंडुलम है हमारे पास, ये एक सिंपल पेंडुलम है। अब इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो यहाँ पर mg फोर्स लग रहा होगा, और यहाँ पर t टेंशन लग रही होगी। तो इस न्यूटनियन मैकेनिक्स में अगर हम टोटल फोर्स कैलकुलेट करें तो वो कौन सा फोर्स आता है, फोर्स ऑफ टेंशन प्लस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। यहाँ पर हम सिंपल पेंडुलम के एक पेंडुलम की कैलकुलेशंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डबल पेंडुलम ट्रिपल पेंडुलम की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी समरी थी हमारी न्यूटोनियन और लैग्रांजियन और हैमिल्टनियन के ऊपर। और आगे आगे देखते हैं कि लैग्रांजियन इक्वेशन, जिसको हम आयलर इक्वेशन, आयलर लैग्रांजियन इक्वेशन भी कहते हैं, कैसे यूजफुल है हमारी, तो ये आप नोट कर लीजिए। बच्चों हमने आयलर लैग्रांजियन इक्वेशन देखी थी, आयलर लैग्रांजियन इक्वेशन क्या होता है, ये डी करली क्यू आई माइनस डी बाई डी टी करली डी क्यू आई डैश इक्वल टू
0। ठीक है बच्चों, यहाँ पर भी हमने लिखी थी ये। अच्छा, यहाँ पर क्यू क्यू आई आएगा बच्चों, यहाँ पे ये गलत लिख दिया है, क्यू आई। ठीक है बच्चों, इसे ठीक कर लेना, ये क्यू आई है, ये क्यू आई डॉट आएगा और ये क्यू आई आएगा। ठीक है, तो इसको मैंने बताया था हम चाहे इस वाले टर्म को यहाँ लिखें या इसको यहाँ लिखें, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी बाई डी टी। इस टर्म को आगे भी लिख सकते हैं, चाहे a माइनस बी इक्वल टू 0 करें या b माइनस ए इक्वल टू 0 करें, ये की बात है। करली डी क्यू डॉट आई माइनस करली डी एल क्यू आई इक्वल टू 0। पहले इसमें थोड़ी सी गलती हो गई थी बच्चों, आप करेक्ट कर लेना इसे, ये इक्वेशन होती है। अब देखो इस इक्वेशन का क्या बेनिफिट है, इसको मैं रख कर रहा हूं बच्चों। अगर हम इसी इक्वेशन को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में करें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में वर्क करते हैं, तो हम क्या करेंगे, जहां पर भी ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या करते हैं, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे, वहां पर इस तरीके से लिख सकते हैं डी एल या डेल एल, ये जो डेल डेल क्यू आई की जगह क्या लिखेंगे हम, माइनस डी बाई डी टी करली एल करली एक्स डॉट, यहां पर क्यू डॉट है तो यहां पर भी क्या आएगा, एक्स डॉट इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, और y की टर्म में लिखना चाहे तो डी एल करली y माइनस डी बाई डी टी डेल डेल y डॉट इक्वल टू 0। इसी तरीके से अगर हम इसे z कोऑर्डिनेट में लिखना चाहें तो डी एल बाई डी जेड माइनस डी बाई डी टी करली एल डेल जेड डॉट। ठीक है बच्चों, ये बात तो हो गई हमारी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की। इसी तरीके से हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट, जो कि हमारे दो टाइप के होते हैं, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल, उसमें भी लिख सकते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले मैं अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की बात करूं बच्चों, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के कोऑर्डिनेट हमारे होते हैं बच्चों आर थीटा एंड फाई। इस टर्म में अगर मुझे लिखना हो तो मैं इस टर्म को कैसे लिखूंगा, डेल एल डेल आर माइनस डी बाई डी टी डेल एल डेल आर डॉट। बच्चों यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये डॉट वाली क्वांटिटी है इसलिए डॉट इक्वल टू 0। और नेक्स्ट अगर करना चाहें तो डी एल डेल थीटा माइनस डी बाई डी टी डेल एल डी थीटा डॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट फाई की टर्म में डेल एल, बच्चों इस डेल में और डी में बहुत कंफ्यूजन होता है। जब मैं बोलता हूँ डेल, ये हमारा होता है पार्शियल डेरिवेटिव, और जब डी बाई डी टी है ये हमारा डेरिवेटिव है। तो फाई की टर्म में माइनस डी बाई डी टी डेल एल फाई डॉट इक्वल टू 0। तो बच्चों ये तो हमारा हो गया स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। इसी तरीके से अगर हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की बात करें, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की बात करें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हमारे होते हैं आर फाई, आर के लिए कुछ बुकों में तो रो भी होता है, तो चाहे रो लिखो चाहे आर लिखो, फाई एंड जेड। जेड हमारा जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो इसी तरीके से लिख सकते हैं करली एल
करली आर माइनस डी बाई डी टी करली एल आर डॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट फाई की टर्म में करली एल करली फाई माइनस डी बाई डी टी करली एल डी फाई डॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूं। नेक्स्ट हमारी हो जाएगी डी करली डी एल जेड की फॉर्म में लिख रहे हैं तो जेड माइनस डी बाई डी टी करली जेड एल डी जेड का डॉट इक्वल टू 0। तो बच्चों यही है पावर ऑफ लैग्रेंजियन। हम केवल एक इक्वेशन से तीनों ही कोऑर्डिनेट में काम कर सकते हैं केवल एक फॉर्मूले से। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।